4 बजे से शायद क्लासेस होती थी, 4 बजे से लेके 8 या 8:30 तक 2 लेक्चर्स होते थे। तो वो लेक्चर्स देखे मैंने एंड देन उसके बाद फिर मैं थोड़ा खाना वाना खाता था और फिर जो क्लास का होमवर्क होता था, जो डीपीपी और वो होमवर्क देते थे, उसको मैं उसी दिन करता था। मुझे ऐसा लगता है कि 100% सिलेबस कंप्लीशन की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज जेई का जो पेपर होता है वो ऐसा नहीं है कि नीट की तरह है कि सब क्वेश्चंस करके आने। तो जो चैप्टर्स मेरे छूट जाते थे, बैकलॉग हो जाते थे, उन चैप्टर्स को मैं जो पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स हैं आई थिंक वो सफिशिएंट हैं एक डिसेंट रैंक लाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब अंडर 50 रैंक आ जाए या फिर अंडर ऑल इंडिया रैंक 1 ही आ जाए। अगर मॉड्यूल्स करोगे तो आई थिंक एक डिसेंट रैंक आ सकती है, 1000 या 1000 से नीचे भी आ सकती है आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हमारे साथ इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट है आयुष भोज। इसकी जेई एडवांस 2024 में ऑल इंडिया रैंक आई है 1995 और इसने अलग ही लेवल मचाया है। इवन क्लास 12 के साथ इसने जेई एडवांस निकाला। बोर्ड्स में भी इसके बहुत अच्छे परसेंटेज थे, 97.2%। तो जानते हैं आयुष के बारे में। आयुष। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष भोज है और मैंने इस साल जेई मेंस में जनवरी अटेम्प्ट में 99.67 परसेंटाइल स्कोर किया है एंड जेई एडवांस 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1995 अचीव करी है। और ये मेरा 12th के साथ ही मैंने ये अटैम्प्ट दिया है और 12th बोर्ड्स में मेरे 97.2% हैं। और इसके अलावा मैंने ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो यूजी एग्ज़ाम होता है वो भी क्लियर करा है ऑल इंडिया रैंक 163 के साथ। और फिर तुमने प्रिपरेशन जब किया तो कौन सा कोचिंग स्टार्ट मतलब ज्वाइन किया? मैंने फिज़िक्स वाला ऑनलाइन से प्रिपेयर किया है, फिज़िक्स वाला के ऑनलाइन बैचेस से। ओके, ठीक है आयुष। यार इस पे मेरा एक क्वेश्चन है कि इन जनरल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच में। तुमने जब स्टार्ट किया तुम्हें मतलब ऐसा ध्यान में नहीं आया कि मैं कोई अलग कोचिंग ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता हूँ कोटा जाके? एक्चुअली कोटा जाना एक बड़ी बात होती है, एक्चुअली घर से बाहर जाना। और वैसे भी जो घर वाले होते हैं वो यही चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो स्कूल जाए, बिकॉज प्रेशराइज करते हैं थोड़ा बहुत कि स्कूल जाना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा था कि मैं डमी स्कूल वगैरह तो लूँगा नहीं, मैं रेगुलर स्कूल के साथ ऑनलाइन कोचिंग कर लेता हूँ फिलहाल। अगर मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं आता मेरा 11th 12th के बाद तो शायद मैं एक साल ड्रॉप ले लूँ, बट आई थिंक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी काफ़ी सफिशिएंट कंटेंट है और कुछ कुछ बैचेस तो ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन से भी बेटर कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक ऑनलाइन जो है वो भी अच्छा चॉइस है और ऑफलाइन भी अच्छा चॉइस है। तो दोनों बराबरी के ही चॉइसेस है। तो मैंने ऑनलाइन उस समय स्टार्टिंग किया था 11th में। मैंने ये सोच के किया था कि अगर अच्छी रैंक ना आ पाए तो शायद फिर उसके बाद ऑफलाइन का देखूंगा। ओके। और आयुष फिर तुमने तुम्हारा क्लास 11th कैसा रहा इवेंचुअली? 11th मेरा स्टार्ट हुआ था जून 2022 के अराउंड एंड उस समय मेरी टेंथ क्लियर पास हुआ था। टेंथ में एग्ज़ाम्स जो थे हमारे 2 टर्म्स में हुए थे। तो एग्ज़ाम हमारे ख़त्म हुए थे मई के अराउंड, जबकि और समय जो होते हैं वो मार्च में ख़त्म होते हैं। तो मई में हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे एंड जून में मैंने फिर स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। अर्जुना बैच पीडब्ल्यू का लिया था मैंने। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा 10th और 11th का गैप थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता रहा थोड़ा बहुत आने लग गई थी, मतलब कैसे मतलब आसान होने लग गया था थोड़ा बहुत। एंड लास्ट लास्ट में थोड़ा बैकलॉग्स बन गए थे, बिकॉज लेक्चर्स छूट जाते थे कभी कभी और टेस्ट वगैरह भी छूट जाते थे। लास्ट में जैसे जनवरी के अराउंड हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा 11th का, बट मेरा बैकलॉग था तो मेरा मार्च तक ख़त्म हुआ होगा, मार्च के एंड तक, मतलब 12th क्लास स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा उस समय मेरा 11th का सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा। और वो भी मेरा जो सिलेबस कंप्लीट हुआ था वो अच्छे से नहीं हुआ था। कुछ कुछ चैप्टर्स जो मेरे थे काफ़ी वीक थे 11th के फिज़िक्स के, जैसे कि सेकंड बुक होती है जो फिज़िक्स की जिसमें थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ और एसएचएम वेव्स ये सब होता है, वो मेरी काफ़ी वीक थी। एंड मैथ्स तो मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी, बिकॉज मैंने जैसा कि मैंने कहा मैंने टेस्ट नहीं दिए थे ज़्यादा। मैथ्स की प्रैक्टिस तो सिर्फ टेस्ट से होती है। बाकी केमिस्ट्री मेरी फिजिकल अच्छी थी। ऑर्गेनिक ज़्यादा है नहीं 11th में, तो ऑर्गेनिक उतने अच्छे से मैंने पढ़ा नहीं था। और इनऑर्गेनिक तो वैसे भी थोड़ा बहुत वैसा है जो कि मतलब पढ़ना पड़ता है एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले, तो इनऑर्गेनिक भी उतनी अच्छी नहीं थी। बस बाकी फिज़िक्स का जो पहली बुक थी वो वही अच्छा मेरा सेक्शन था, बस बाकी तो थोड़ा बहुत वीक ही था। ओके। और आयुष यार मेरा सबसे बड़ा डाउट अभी मेरे ध्यान में आ रहा है कि जैसे तुमने बताया कि तुमने स्कूलिंग के साथ जेई का प्रिपरेशन किया। अब इन जनरल स्टूडेंट्स को क्या होता है, वो अपने ऑनलाइन लेक्चर्स मैनेज करना बहुत टफ होता है। तो तुमने कैसे मैनेज किया स्कूलिंग के साथ? तो तुम अपना टाइम टेबल शेयर कर सकते हो? एक्चुअली सुबह मैं उठता था एंड देन स्कूल जाता था। उसके बाद अराउंड लाइक 2:30 या 3 बजे तक मैं घर आता था वापस। एंड
4 बजे से शायद क्लासेस होती थी, 4 बजे से लेके 8 या 8:30 तक 2 लेक्चर्स होते थे। तो वो लेक्चर्स देखे मैंने, एंड देन उसके बाद फिर मैं थोड़ा खाना वाना खाता था, और फिर जो क्लास का होमवर्क होता था, जो डीपीपी और वो होमवर्क देते थे, उसको मैं उसी दिन करता था, अगले दिन के लिए नहीं छोड़ता था। और उसके बाद स्कूल का भी थोड़ा बहुत काम होता था, वो भी कर लेता था। तो वो मैंने ऐसे कर लिया था धीरे धीरे, मतलब हर दिन 2 लेक्चर्स देखता था मैं। अगर कभी बैकलॉग भी हो जाता था तब भी मैं 2 ही लेक्चर्स देखता था, उससे ज़्यादा नहीं देखता था। बिकॉज ज़्यादा लेक्चर देखने में भी ऐसा हो जाता है कि रिटेन नहीं कर पाता फिर इंसान अच्छे से। तो आई थिंक 2 लेक्चर्स या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर्स देखने चाहिए एक दिन के। तो वो मैनेज हो गया था मेरा। एंड मतलब आज का काम आज ही करना है, वो वाला है, उस हिसाब से मैं करता था। अगले दिन के लिए छोड़ता नहीं था। स्पेशली 12th क्लास में मैंने बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं होने दिया अपना, बिकॉज बोर्ड्स भी थे तो मैनेज करना बाद में मुश्किल हो जाता। तो स्टार्टिंग से ही मैंने बैकलॉग्स ना होने, ऐसा ऐसा किया कि चाहे बैकलॉग्स होए ना मेरे कभी। फिजिक्स वाला से पढ़ के लाखों बच्चों ने अपना सपना पूरा किया है। इस बार जेई 2024 में फिजिक्स वालों ने हज़ारों फ्यूचर इंजीनियर्स बनाए और आपके आईआईटी जाने का सपना पूरा करने के लिए फिजिक्स वालों ने लॉन्च कर दिया अपने अर्जुना 3.0, लक्ष्य 3.0 और प्रयास 3.0 बैचेस, वो भी स्पेशल डिस्काउंट पे। अर्जुना जेई 3.0 बैच 4200 में मिल रहा है, लक्ष्य जेई 3.0 बैच 4200 में, प्रयास जेई 3.0 बैच आपको मिल रहा है 4000 में, और अर्जुना जेई हिंदी बैच 3000 में, लक्ष्य जेई हिंदी 3000 में और प्रयास जेई हिंदी 3000 में। ये सभी 2025 के बैचेस हैं। उसके साथ साथ अगर आप अर्जुना जेई 3.0 बैच लेते हो तो उसके साथ आपको फ्री एक्सेस मिलता है अर्जुना जेई और अर्जुना जेई 2.0 का। वही आप लक्ष्य जेई 3.0 बैच लेते हो तो लक्ष्य जेई और लक्ष्य जेई 2.0 का मिलता है। सो आप देरी की इस बात की ये बैचेस लेने के लिए। बाकी आपको बैचेस के साथ साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ डीपीपीज मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे नोट्स क्लास के, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलेंगी। उसके साथ साथ आप जेई बुक्स भी ले सकते हो जो कि अवेलेबल है फिजिक्स वाला के स्टोर पे। अगर आपको कुछ भी लेना है तो बैचेस का स्पेशल डिस्काउंट ब्रिथ 150 कोड यूज़ कर लेना, जिसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। और आयुष, कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे वो लेक्चर्स देखते हैं तो लेक्चर्स देखते देखते उनके जो भी 1.5 घंटे के लेक्चर 2.5 घंटे 3 घंटे हो जाते हैं, बिकॉज नोट्स बनाना पड़ता है। इसलिए अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नोट्स बनाते नहीं है, क्योंकि ऐसे मिसगाइडेंस भी है कुछ कि नोट्स नहीं बनाना चाहिए। तो तुम क्या करते थे? मैं तो क्लास के साथ साथ ही नोट्स बनाता था। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मेरे नोट्स बन जाते थे। एंड मैथ्स में कभी कभी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखता था या कभी कभी लाइव लेक्चर्स भी देखता था। तो कभी कभी लाइव लेक्चर्स में ऐसा होता है कि जो टीचर होते हैं वो 3-4 मिनट दे देते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और साइड हो जाते हैं बोर्ड से। तो उसमें मैं सॉल्व करने का ट्राई करता था। जब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखता था तब मैं वीडियो को पॉज कर देता था, खुद से ट्राई करता था 5-10 मिनट, एंड उसके बाद देखता था सोल्यूशन उसका। मैथ्स में मैं जनरली जो क्वेश्चंस हैं उनको नोट कर लेता था सारे के सारे। और फिजिक्स केमिस्ट्री में आई थिंक जो थ्योरी है उसको शॉर्ट नोट्स में लिखना चाहिए, बिकॉज मुझे पर्सनली मैं बहुत सारी चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा देर तक। तो मेरे लिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज मैं बार बार वो नोट्स को देख के रिवाइज करते रहूँ, बिकॉज मैं भूल जाता हूँ बहुत जल्दी चीज़ें। तो आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर कोई इंसान ज़्यादा रिकॉल कर लेता है अच्छे से तो आई थिंक वो शॉर्ट नोट्स भी बनाए तो चल जाएगा। बट मैं तो फुल तरीके से नोट्स बनाता था, और फिर मैंने बाद में शॉर्ट नोट्स भी बनाई जेई मेन से पहले। ओके। और आयुष, तुमने ये बताया है कि 2 लेक्चर्स देख लो, ज़्यादा लेक्चर्स मत देखो, उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा अच्छे से रिटेन नहीं कर पाओगे। हाँ। बट इससे इवेंचुअली क्या होता है, बैकलॉग्स हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, और ये बैकलॉग्स बढ़ता जाता है, उसके कारण स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है, इवन 11th वेस्ट हो जाता है। तो तुमने फिर बैकलॉग कैसे मैनेज किया? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि 100% सिलेबस कंप्लीशन की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज जेई का जो पेपर होता है वो ऐसा नहीं है कि नीट की तरह है कि सब क्वेश्चंस करके आने। तो जो जो चैप्टर्स मेरे छूट जाते थे, बैकलॉग हो जाते थे, उन चैप्टर्स को मैं बेसिक्स एटलीस्ट कर लेता था उसके। जैसे कि मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर है, वो मेरा काफ़ी बैकलॉग था उसमें, जो उसका सेकंड पार्ट होता है जिसमें कोऑर्डिनेट जुड़ जाती है कॉम्प्लेक्स में। तो मैंने उसका क्या किया, मैंने सिर्फ उसके बेसिक्स कर लिए। वन शॉट से भी कर सकते हैं या फिर कहीं से भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग के लेक्चर्स जो होते हैं इनिशियल वाले, उसमें बेसिक्स पढ़ाते हैं। मैंने सिर्फ उसके बेसिक्स कर लिए ताकि अगर बेसिक क्वेश्चन आए तो वो मेरे ना छूटे, ताकि और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो वो छोड़ने में कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। बट आसान क्वेश्चन जो है वो छूटने नहीं चाहिए, इसलिए बैकलॉग में ऐसे ही क्लियर करता था कि एटलीस्ट मैं उसको चैप्टर के बेसिक्स कर लूँ, अगर मैं डेप्थ में ना भी जाऊँ तो ऐसे मैं बैकलॉग्स क्लियर करता था अपने। ओके। और फिर तुमने मटेरियल्स बेसिकली क्या फॉलो किया? क्या तुमने फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स फॉलो किया या फिर उसके अलावा कोई बुक्स फॉलो किया? क्या फॉलो किया प्रिपरेशन के लिए अपने? एक्चुअली मैंने सिर्फ जो क्लास में नोट्स पढ़ाते थे एंड टीपीपी वगैरह और जो होमवर्क देते थे अलग से, मैंने सिर्फ वही फॉलो किया है। मॉड्यूल्स भी मैंने लिए थे क्लास 11th में, बट मुझे टाइम नहीं मिला ज़्यादा सॉल्व करने का। शायद मैंने सिर्फ पहली एक्सरसाइज सॉल्व की रहेगी कुछ कुछ चैप्टर्स में। तो टाइम मेरे पास था नहीं, बिकॉज स्कूल भी जाना होता था। तो जितना मैं करता था वो सिर्फ क्लास नोट्स से करता था, डीपीपी से करता था और होमवर्क से करता था।
और आई थिंक टेस्ट के भी काफ़ी कुछ मटेरियल होता है, जो टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी मैं करता था, तो आई थिंक वो भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। ओके ओके। और आयुष, स्टूडेंट्स ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं एक चीज़ में कि फिजिक्स वाला के जो मॉड्यूल्स है वो क्या इनफ है, क्या उसका जो कंटेंट है वो मेंस लेवल एडवांस लेवल के लिए सही है। तो तुमने बेसिकली मॉड्यूल्स देखे हैं, तो तुम स्टूडेंट्स को एक एडवाइस दे सकते हो उसके रिगार्डिंग। आई थिंक एक डिसेंट रैंक लाने के लिए आई थिंक वो सफिशिएंट है, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद मॉड्यूल्स भी नहीं करे लेकिन मेरी रैंक भी अंडर 2000 आ गई है। तो आई थिंक अगर आप मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस करते हैं, जैसे एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2, वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं और उसमें पीवाईक्यूज भी आपको मिलते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीवाईक्यूज आपको एक जगह पे सारे मिल जाते हैं एक चैप्टर के। तो आई थिंक मॉड्यूल करने से आपकी रैंक इंप्रूव हो सकती है, और जो पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स हैं आई थिंक वो सफिशिएंट हैं एक डिसेंट रैंक लाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब अंडर 50 रैंक आ जाए या फिर अंडर ऑल इंडिया रैंक 1 ही आ जाए। अगर मॉड्यूल्स करोगे तो आई थिंक एक डिसेंट रैंक आ सकती है, 1000 या 1000 से नीचे भी आ सकती है आई थिंक, मेरे अकॉर्डिंग। ओके। और तुम फिजिक्स वाला में बेसिकली कौन से टीचर्स को फॉलो करते थे अपने बैचेस में। 11th क्लास में मैंने मैथ्स के लिए फॉलो किया था सिद्धार्थ मिश्रा सर को। और फिजिक्स तो मैंने 11th 12th दोनों में ही राजवन सर से पढ़ी है। और मैथ्स 12th में मैंने आशीष अग्रवाल सर से पढ़ी है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोहित अग्रवाल सर से पढ़ी है। फिजिकल केमिस्ट्री 12th में राहुल डूडी सर से पढ़ी, और 11th में सर्वेश दीक्षित सर थे, उनसे पढ़ी थी। और इनऑर्गेनिक 11th में शिवम मिश्रा सर से, और 12th में अमिताभ शर्मा सर से पढ़ी है। तो आयुष, तुम्हारा क्लास 12 कैसा रहा, फिर 11 से 12 पे आए, 12 पे बर्डन बढ़ गया होगा क्योंकि सिलेबस ज़्यादा टफ हो जाता है और उसके साथ साथ रिवीजन भी करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें तुमने 12 में कैसे मैनेज किया। 12th में मैंने एक्चुअली सिर्फ 12th पे फोकस किया जब मैं पढ़ रहा था। और मैंने ये मेक श्योर किया कि मेरी बैकलॉग्स ना बने, बिकॉज 12th मेरे 11th में काफ़ी बैकलॉग्स थे और मैं टेस्ट भी मिस कर देता था। तो 11th का मेरा सिलेबस 2 महीने बाद अच्छे से कंप्लीट हुआ। तो मैं ये नहीं चाहता था कि 12th में भी मेरा ऐसा हो। तो 12th में मैंने स्टार्टिंग से ही ऐसा सोचा था कि बैकलॉग नहीं बनने देने हैं, तो मैं 12th में जो जो काम होता था वो रोज़ का उसी दिन कंप्लीट कर देता था। और टेस्ट भी मैंने रेगुलर दिए थे 12th क्लास में। और बोर्ड्स का भी होता है 12th में। तो बोर्ड्स पे मैंने ज़्यादा फोकस करा नहीं, बिकॉज क्लास में जो स्कूल में पढ़ाते थे वो वही आता है बोर्ड्स में थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तो यही आता है, बाकी इंग्लिश थोड़ा मैं स्कूल में ही पढ़ लेता था, एंड फिजिकल एजुकेशन मेरा सब्जेक्ट था, वो भी मैं स्कूल में ही पढ़ लेता था। और इसके अलावा 11th क्लास का रिवीजन की बात होती है जो, वो मैंने ज़्यादा फोकस किया नहीं 12th में। मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था अक्टूबर या नवंबर के अराउंड। तो जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है उसमें मैंने 11th को रिवाइज किया था। और फिजिक्स वाला के बैच में भी 11th का रिवीजन करा देते हैं लास्ट के 2 महीने में। तो उसके बाद रिवीजन और मॉक टेस्ट दिए थे मैंने लास्ट के 2 महीने में बहुत सारे। तो आयुष, तुम्हारे क्लास 11th में मॉक टेस्ट पे कितने आते थे, फिर 12 पे कितने आते थे, मेंस से पहले कितने आते थे मॉक टेस्ट में फिजिक्स वाला के। एक्चुअली 11th में मैंने उतने मॉक टेस्ट दिए नहीं। आई थिंक मैं बहुत कम मॉक टेस्ट देता था 11th में, बिकॉज मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता था और मुझे डर लगता था कि मॉक टेस्ट में जो मैंने पढ़ाई नहीं वो भी आ जाएगा। तो आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मेरी मिस्टेक थी एक बहुत बड़ी। मुझे मॉक टेस्ट देने चाहिए थे, मेरे काफ़ी मॉक टेस्ट छूट गए थे। और 11th में मेरा स्कोर भी अच्छा नहीं आता था, 100 से 150 के बीच में आता था। और उसके अलावा 12th में मैंने मॉक टेस्ट सारे दिए थे, 12th में मैंने मिस नहीं करा मॉक टेस्ट एक भी। और धीरे धीरे मेरा स्कोर इम्प्रूव होता गया। 12th में भी अगर 11th का पोर्शन आ जाता था मॉक टेस्ट में तो वहाँ पे मेरे मार्क्स कट जाते थे, बट मैंने उतना फोकस नहीं किया बिकॉज 11th का रिवीजन लास्ट में होना ही था। तो 12th का पोर्शन आता था मॉक टेस्ट में मैं उसको अच्छे से करता था। और धीरे धीरे मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ। आई थिंक 12th में मेरा स्टार्टिंग में 150 से 200 के अराउंड आ जाता था स्कोर। और मेंस से पहले जो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे उसमें मेरा स्कोर 225 230 भी टच करने लग जाता था। और वो तो डिफ़िकल्टी पे भी बहुत डिपेंड करता है कि अगर हार्ड टेस्ट है तो उसमें लो स्कोर भी आए तो अच्छे परसेंटाइल आ जाती है, तो वो डिफ़िकल्टी पे भी मैंने थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। बट मेरा जो स्कोर था वो 200 के अराउंड आ ही जाता था मेन से जस्ट पहले, अगर मैं दिसंबर की बात करूँ तो। सो आयुष, एक फाइनल टिप क्या रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली 2024 2025 वाले स्टूडेंट्स, 2026 सो ऑन उनके लिए। आई थिंक जो भी आप कोचिंग फॉलो कर रहे हो उसमें आपको मतलब बिलीफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हो तो आपकी रैंक नहीं आ सकती, बिकॉज मेरी भी आई है, मैंने भी प्योरली ऑनलाइन पढ़ा है, 2 साल ही पढ़ा है मैंने, ड्रॉप भी नहीं लिया। तो आई थिंक ऐसा खुद पे बिलीव रखना चाहिए और कोचिंग पे भी बिलीव रखना चाहिए। और इसके अलावा बैकलॉग जितना आप कम बनने दें उतना बेटर है। बैकलॉग सबका बनता है, मेरा भी बना था, बट जितना कम हो सके उतना बेटर है, जल्दी जल्दी क्लियर होते जाए उतना बेटर है। और मॉक टेस्ट की जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मॉक टेस्ट ही है। तो आई थिंक मॉक टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए एक भी, बिकॉज मॉक टेस्ट आपको बताता है कि आप कितने मार्क्स ला सकते हो या कितनी परसेंटाइल ला सकते हो।
और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक ग्राफ बना सकते हैं कि आपने मॉक टेस्ट दिया और उसमें आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव हुए या फिर डिक्रीज़ हो रहे हैं, और किस किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, किस टाइप के क्वेश्चंस में या किस टाइप के चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है। उनको आप फिर से देखें, फिर से रिवाइज करें अपने क्लास नोट से ही। और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं कि कोई ऑफलाइन में है या कोई डमी स्कूल वाला है, क्योंकि आपके जो बैच में पढ़ाया जाता है ऑनलाइन वो उस हिसाब से पढ़ाया जाता है ताकि आप बिना डमी स्कूल लिए भी आप अच्छे से क्लियर कर पाएँ, बिकॉज क्लासेस भी 2 ही होती हैं शाम के टाइम पे, तो आप मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो थैंक्स अ लॉट आयुष फॉर कमिंग। और आई थिंक कि मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं ना, तुमने इन जनरल सारे डाउट सॉल्व कर दिए और एक तुम परफेक्ट एग्जांपल हो स्टूडेंट्स का जो कि ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी स्कूलिंग के साथ। सो आई होप गाइज ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपका आंसर कर देंगे। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन आयुष अगेन, वेलकम। एंड बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।